नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। और हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने इस पे शासन किया और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस कर लिया था। और बीपीएससी में इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक, तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई, तीन राजवंशों ने जो है शासन किया मगध के ऊपर। पहला था हरियंका, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंदा डायनेस्टी थी, नंदा राजवंश। ठीक है, मगध साम्राज्य की समय अवधि जो बताई जाती है वो बताई जाती है 684 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक। 324 से लेकर 322 ईसा पूर्व बताया जाता है कि जो सिकंदर था यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय और विकास के बारे में बात कर लेते हैं। 4 महाजनपद ही बचे थे। 16 महाजनपद जब आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे से जो है युद्ध कर रहे थे एक दूसरे पे अधिकार करने के लिए, तो उस उनके जो है लड़ाई के बाद जो है 4 महाजनपद ही बचे थे 16 महाजनपदों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जिन्होंने आगे चल के जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध था, ठीक है, मगध का क्षेत्र था मगध, जहाँ महाजनपद था, कौशल था, अवंती था और वत्स था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सब आपस में ही लड़ते रहे, वर्चस्व की लड़ाई रही। ठीक है, जो लास्ट में मगध जो है वो विजय हो गया। ठीक, उसने अपनी संप्रभुता हासिल किया। ठीक है, और जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा। आधुनिक बिहार जो है वही मगध का क्षेत्र था, खासकर पटना और गया का जो क्षेत्र है। जरासंध को ही बताया जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। वो किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है उसके अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध कालक्रम की, तो उसके अनुसार जो है हरियंका डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने सबसे पहले मगध के ऊपर जो है शक्तिशाली राजवंश का जो है स्थापना किया था। ठीक, तो चलिए हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो हरियंका डायनेस्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय की डायनेस्टी थी। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली राजवंश बन के उभरा था और इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। 558 ईसा पूर्व से लेके जो है 491 ईसा पूर्व तक, यानी 598 यानी 558 बीसीई टू 491 बीसीई तक इन्होंने जो है मगध के ऊपर शासन किया था। 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक, ये किसके अनुसार? बौद्ध कालक्रम के अनुसार। आप याद रखेंगे, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के अंदर इनका डिटेल मिलता है। ठीक, चलिए, ये बुद्ध के जो है समकालीन थे, अनुयायी भी थे। महावीर स्वामी के ये प्रशंसक थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रशंसक थे और इनके भी ये जो है संस्कार समकालीन थे। ठीक, चलिए, इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी राजगीर में थी। ठीक है, राजगीर ही जो थी वो राजधानी थी। उस समय राजगीर को गिरिवर्ज या राजगिरह के नाम से जाना जाता था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था। ठीक है, चारों तरफ से पत्थर की दीवारें थी जो इसको अभेद बनाती थी। ठीक है, सुरक्षित करती थी। सिरेनिया के नाम से भी जाना जाता है बिंबिसार को। सॉरी, बिंदुसार जो थे वो बिंदुसार जो थे वो थे मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंबिसार जो थे वो हरियंका डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, शुरुआत में क्या हुआ कि अवंती के राजा प्रदोत के साथ इनकी जो है दुश्मनी थी। ठीक है, पहले प्रतिद्वंदी थे। ठीक, अवंती भी प्रतिद्वंदी था। उसके बाद लेकिन लास्ट में ये दोस्त बन गए। ठीक है, बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को जो है उज्जैन भेजा। उज्जैन जो है अवंती की राजधानी थी। प्रदोत को क्या हो गया था? पीलिया हो गया था उनके इलाज के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह अपनी राजनीतिक स्थिति जो है मतलब मजबूत कर ली। ठीक, दूसरा इन्होंने जो नीति अपनाया था वो वैवाहिक संबंधों का, गठबंधों का, ठीक है, नीति अपनाया था। और तीसरा जो छोटे छोटे राज्य थे उस पे इन्होंने विजय और विस्तार की नीति अपनाई थी। ठीक है, इनकी 3 पत्नियां हुई। ठीक, कौशल देवी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। छेलेना वैशाली की लिच्छवी प्रमुख की बेटी थी। और खेमा जो है मध्य देश के पंजाब की राजा की बेटी थी। ठीक है, तो 3 पत्नियां हुई जहां इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक, चलिए, इनको जो है प्रसेनजीत जो है उन्होंने काशी जो है, काशी अभी जो बनारस है, वो उन्होंने दहेज में दिया था। ठीक है, चलिए, खैर आगे बात करते हैं। तो उन्होंने विजय और विस्तार की नीति का पालन किया। ठीक है, बिंबी
इस सार द्वारा जो है सबसे उल्लेखनीय विजय जो है अंग के ऊपर था। अंग के ऊपर इन्होंने जो है युद्ध करके अंग को अपने इसमें मिला लिया था। अंग प्रदेश जो था वो मगध से ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है, सिर्फ चंपा नदी से ही इनकी बॉर्डर बनती थी, बीच में चंपा नदी थी, ठीक है। चलिए, तो भागलपुर का क्षेत्र जो है उस समय अंग था, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, ठीक। चलिए, उनके पास एक प्रभावी और उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब मंत्री था या उससे नीचे जो है अलग अलग क्या कहते हैं अधिकारी थे, ठीक है। तो इनकी व्यवस्था कुछ इस तरह थी कि कार्यकारी थे, ठीक है, उसके नीचे सैन्य थे और उसके बाद जो थे वो न्यायिक थे उसके ऊपर, ठीक। दूसरे जो मगध साम्राज्य यानी हर्यंका डायनेस्टी के शासक हुए उनका नाम था अजातशत्रु। इनका जो कार्यकाल था वो था 492 ईसा पूर्व से लेके यानी 492 BCE टू 460 BCE तक था इनका, ठीक है, 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक। ये बिंबिसार और छेलेना के पुत्र थे, ठीक। अपने पिता की इन्होंने हत्या कर दी और खुद को शासक घोषित कर दिया था। ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में इन्होंने राजगृह में पहला बौद्ध संगीति करवाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 483 ईसा पूर्व याद रखिएगा, ठीक है। और राजगृह जो था, राजगीर में ही सबसे पहले जो है बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, ठीक। इन्होंने अपने पिता की तरह नहीं, मतलब विस्तार तो जारी रखा अपने राज्य का, लेकिन अपने पिता की तरह वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ा। इन्होंने कौशल और वैशाली के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ तो युद्ध छेड़ा, जबकि इस बात को वो जानते थे कि उनकी माँ जो है एक लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। वैशाली को नष्ट कर दिया, ठीक है, अपने राज्य में जोड़ लिया। 16 साल लग गए इनको वैशाली को अपने यानी मगध में मिलाने में, ठीक है। उसने गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए युद्ध का इंजन का इस्तेमाल किया, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, ठीक है, कि गुलेल की तरह पत्थर फेंका जाता था, आग लगा देते थे पत्थर के अंदर, ठीक है, पत्थर के ऊपर कुछ तेल उल जैसा डाल के उसमें आग लगा के फेंकते थे अपने दुश्मन के ऊपर, ठीक है। और रथ, आपने रथ भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें तलवार आगे कुछ ऐसे था, रथ के ऊपर जो है अस्त्र थे, तो उन्होंने अपने रथ के ऊपर भी क्या लगाया हुआ था, गदा लगाया हुआ था, गदा जोड़ दिया था, जिससे सामूहिक हत्याएं होती थी, नहीं एक बार में बहुत सारे जो है सैनिकों को मार सकता था, ठीक है। अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक जो है अजातशत्रु रहे, ठीक है, उन्होंने जो है आक्रमण नहीं किया, आक्रमण उनके जीवन काल में नहीं हुआ। उसके बाद आए उभयभद्र, ठीक है, जो उनके पुत्र थे और सेम इन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है, और अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। इनको उदयीन भी कहा जाता है और इन्होंने ही पाटलिपुत्र की, जो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। अजातशत्रु के ये पुत्र थे, राजधानी जो है इन्होंने कहाँ, राजगृह से हस्तांतरित कर दिया था, कहाँ स्थानांतरित किया था, पाटलिपुत्र में। पटना जो अभी आधुनिक पटना है वही पाटलिपुत्र था, ठीक। तो प्रमुख हर्यंका शासकों में से ये अंतिम थे। 3 ऐसे मतलब शासक हुए जो प्रमुख थे हर्यंका डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। उदयीन का शासनकाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र में जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी, जो कि गंगा और सोन नदी के किनारे यानी संगम पे है, ठीक है। वो शहर इस संगम पे बसा हुआ है, गंगा और जो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पटना जो है मगध साम्राज्य के केंद्र में था, ठीक है। अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर जो है अभी झारखंड का क्षेत्र आप समझ लीजिए, वो छोटा नागपुर और हिमालय का क्षेत्र आप नेपाल का समझ लीजिए। तो नेपाल से जो है अभी क्या कहते हैं झारखंड तक, ठीक है, पहाड़ मतलब जो उस समय मगध साम्राज्य था, ठीक, फैला हुआ था, ठीक। वह अवंती के राजा पलक के कहने पर मारा गया, मतलब लास्ट में जो है पलक ने उनको मरवा दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो और 3 राजा हुए, ठीक है, एक और हुए हर्यंका डायनेस्टी के अंदर, अनिरुद्ध, मड और नागदशक, ठीक। चलिए, बस ये था हर्यंका डायनेस्टी, ठीक। चलिए, तो इसके आगे जो है वो है काल अशोक यानी सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो हुई उस समय तक जो है मगध
इतने क्षेत्र में फैल चुका था। ठीक है, उज्जैन तक जा चुका था, विदिशा और कौसंबी और श्रावस्ती वाराणसी, यानी वो तो उनके पिता के टाइम पे ही जो है काशी उनके अंडर आ गया था और मगध साम्राज्य जो है इतने दूर में फैला हुआ था। ठीक, जब शिशुनाग राजवंश हुआ। ठीक है, तो शिशुनाग राजवंश जो है उनका जो मिलता है वृत्तांत वो श्रीलंका के इतिहास के अनुसार जो मगध के लोगों ने नाग दशक के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया। ठीक है, और शिशुनाग नामक जो है उन्होंने क्या किया, अमात्य के मंत्री थे जिनको राजा के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी उस समय स्थापित हो गई। 413 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व तक ये चला। पहले जो थे ये शिशुनाग ही थे संस्थापक। ठीक है, इस डायनेस्टी के, और सबसे पहले जो है इन्होंने ही शासन किया। ठीक है, इस डायनेस्टी के अंदर। तो मगध का राजा बनने से पहले जो है वो काशी के वायसराय थे। राजधानी इनकी जो है इन्होंने फिर से वहीं राजगीर ही बना दिया। पहले पाटलिपुत्र तो बना उदयन के टाइम पे, लेकिन इन्होंने फिर से जो है राजगीर अपना राजधानी स्थापित कर दिया, पटना से स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग जो है की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि उन्होंने उज्जैन को जो है अपने कब्जे में ले लिया और अवंती को जो है हरा दिया। अवंती राज्य जो है खत्म हो गया और 100 साल पुरानी जो प्रतिद्वंदिता जो उनकी मगध से चल रही थी वो भी खत्म हो गया। इसी के साथ अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य शासन के अंत तक, जो मौर्य डायनेस्टी हम पढ़ेंगे उनके शासन के अंत तक जो है उज्जैन ये मगध के ही अंडर रहा। ठीक है, बाद में राजधानी को उन्होंने वैशाली हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, राजगिरी से भी वैशाली अब चला गया। अब उनके पुत्र हुए काल अशोक। काल अशोक जो है उन्होंने स्टार्ट किया शासन मगध के ऊपर। ये शिशुनाग के पुत्र थे, काका वर्ण के नाम से इनको जाना जाता है। काल अशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। वैशाली हुआ, पहले पाटलिपुत्र था, पहले राजगिरी था, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर पाटलिपुत्र से फिर राजगिरी हुआ और राजगिरी से वैशाली, और फिर वैशाली से जो है इन्होंने उदयन की तरह पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ठीक, उन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कराई। अब ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काल अशोक जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के थे और इन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कराई। ठीक है, ये आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है पहले भी। वह एक महल क्रांति में मारा गया। ठीक है, जब महल पे आक्रमण हुआ उनके और एक षड्यंत्र के मतलब अंतर्गत वो मारे गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नंद डायनेस्टी जो है स्टार्ट होती है और जो पद्मानंद थे उन्होंने नंद वंश का जो है स्थापना किया। ठीक है, उन्होंने एक षड्यंत्र के अंदर जो है काल अशोक को मार दिया। ठीक, जब नंदा डायनेस्टी आई तो उस समय तक मगध साम्राज्य जो है इतनी दूर में फैल चुका था। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो उस समय कलिंग का क्षेत्र था वो भी इसमें आ चुका था। ठीक है, और नीचे ये नर्मदा की तरफ, नर्मदा से आगे गोदावरी की तरफ बढ़ चुका था इनका। ठीक है, तो इतना बड़ा जो है क्षेत्र मगध के अंदर समाहित हो चुका था, मगध में आ चुका था। ठीक, अब नंदा वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो नंदा डायनेस्टी जो है इसके जो संस्थापक हुए वो महापद्मनंद हुए। ठीक है, यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, यानी ये क्षत्रिय नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, ये किसी और जाति से थे। जाति का अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है कि कौन सी जाति से थे। ठीक है, ठीक, लेकिन क्षत्रिय नहीं माना जाता इनको। इनका जो शासनकाल रहा वो मतलब नंदा डायनेस्टी का रहा, वो 345 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी जो है 320 ईसा पूर्व में स्थापित हुई। प्रथम शासक थे महापद्मनंद, जिन्होंने काल अशोक के सिंहासन को हथिया लिया उनकी हत्या करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें भारत का ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? ठीक है क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे इसलिए कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है, लेकिन इनको ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ऐतिहासिक सम्राट किनको कहा जाता है? महापद्मनंद को। उसने राजा बनने के लिए काल अशोक का वध किया। उनकी उत्पत्ति का अभी तक कोई पता नहीं है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वो एक शूद्र महिला और अंतिम शिशुनाग राजा जो थे उनके पुत्र थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, यानी जैन ग्रंथों के हिसाब से और यूनानी लेखक
कुटियस के ही अनुसार जो है वो एक नाई और दरबारी के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रकार नंदा डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? अधार्मिक कहा जाता है, धर्म के मापदंडों का पालन न करने वाला। ठीक है, माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ नंदों को अनंत कुल यानी अज्ञात वंश के नाम से भी संबोधित करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा डायनेस्टी हुआ, एक ऐसा राजवंश था जो कि क्षत्रिय नहीं था, और इस तरह जो है उनको अज्ञात वंश के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, उसका शासन जो है 28 वर्षों तक चला। उनका शासन यानी नंद वंश का जो शासन चला वो 28 वर्षों तक चला। उन्हें सर्व क्षत्रियंतका कहा जाता है, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, ये एकत्र भी कहा जाता है, एकमात्र संप्रभु जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया था। देखिए, मगध साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने जो उस समय महाजनपद 4 बचे थे वो भी खत्म हो गए थे धीरे धीरे। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी जो है वो काफ़ी हद तक विस्तार हो चुका था, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना मौर्य डायनेस्टी बाद में बड़ा हुआ। ठीक है, चलिए, तो उनके शासनकाल में जो है साम्राज्य जो है बहुत विकास हुआ। ठीक है, महापद्मनंद ने बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत दूर तक फैलाया। ठीक है, कुरु देश को से लेकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक जो है उन्होंने अपना क्षेत्र फैला दिया था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक जो है इनका साम्राज्य फैल चुका था। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, जिसमें कौन था? उज्जैन भी शामिल था। ठीक है, चलिए, उसने कलिंग को मगध में मिला लिया। ठीक है, मगध में शामिल कर लिया था। कलिंग जो उड़ीसा का क्षेत्र है अभी, वो उस समय कलिंग का क्षेत्र था। उसने कौशल को भी अधिकरण कर लिया। ठीक है, और जिसमें शायद उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कौशल ने क्या किया था कि उस पर जो है आक्रमण कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो लास्ट में लड़ाई हुई और जीत लिया उन्होंने कौशल को। ठीक है, अपनी विशाल सेना, यानी विशाल सेना थी उनकी, यानी बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, पाली ग्रंथों में उनको जो है विशाल सेना रखने की वजह से उग्रसेन कहा जाता है। ठीक है, नंद बहुत ही धनी थे और अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उनके टक्कर का अब कोई भी नहीं रह गया उस क्षेत्र के अंदर। ठीक, चलिए, उनके पास जो सेना थी उसमें लगभग 2 लाख पैदल सेना थी, 60,000 घुड़सवार थे और 6,000 युद्ध हाथी थे। ठीक है, जो उनके पास सेना में शामिल थे। एक प्रभावी काराधन प्रणाली के माध्यम से, मतलब कि क्या करते थे कि कर जो वसूलते थे वो बहुत ही एक सही वे में चल रहा था, और लोगों से कर इतना ज़्यादा वसूलते थे कि उन्होंने इतनी बड़ी सेना को रख रखा था। ठीक है, उसके बाद आए धनानंद। ठीक है, जो एक प्रमुख शासक हुए उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो धनानंद आए। ठीक है, जो कि अंतिम शासक थे। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के वो अंतिम नंद शासक थे। ठीक है, ग्रीक ग्रंथों के अनुसार जो है उनको एग्रामस या जांड्रामेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर इसी के समय जो है सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था। ठीक है, सिकंदर ने अपने शासन काल के दौरान जो है उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उत्तर पश्चिमी कहने का मतलब उत्तर ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, और पश्चिमी मतलब इस साइड वेस्ट। तो उत्तर पश्चिमी जो है जैसे ये क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी कहेंगे, इस क्षेत्र को। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम और उत्तर की तरफ है। ठीक है, चलिए, तो यही आक्रमण हुआ था, यानी सिंध की तरफ। ठीक, पंजाब की तरफ पौरस से उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी सेना जो है उन्होंने जो है नदी, सिंध नदी पार करना जो है से मना कर दिया था और वापस लौट गए थे। ठीक है, लेकिन असल बात क्या है कि उनको पता था कि आगे जो सेना है खड़ी हुई नंदा डायनेस्टी, ठीक, उस समय इतनी बड़ी थी कि उससे अगर लड़ना पड़ेगा तो सक्षम नहीं थे वो, क्योंकि उनके पास जो सेना थी वो बहुत ही कमज़ोर थी इनके सेना के मुकाबले। ठीक है, चलिए, तो अब इनके पास कितनी सेना थी? ठीक है, धनानंद के पास वो देख लेते हैं। ठीक, एक तो उनको अपने जो है विरासत में मिली ही थी, विशाल सेना मिला था, विशाल साम्राज्य भी मिला था। तो उस समय 2 लाख तो पैदल सेना थी ही, 20,000 घुड़सवार हो गए और 3,000 जो है हाथी थे और 2,000 रथ थे। ठीक है, जिसमें अस्थाई सेना उन्होंने रख रखी थी। ठीक है, जो इनको शक्तिशाली शासक बनाता था उस समय। ठीक, उन्हें महापद्मनंद के 8 या 9 पुत्रों में से एक कहा जाता है। कहा जाता है कि महापद्मनंद जो थे वो उनको 8 पुत्र था और
वो एक मिला के 9 थे, तो इनको नंदो पराक्रमी कहा जाता था उस समय, ठीक है। उन्हें नंदो पराक्रमी कहा जाता था। एक विशेष उपाय जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। करों का जबरन वसूली जो इन्होंने करना स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर जुल्म करने लगे और इनका उसे जो है धर्म उनमें उस समय विश्वास नहीं था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने उस समय के जो उनके जो थे, मतलब उस समय जो इनका प्रजा था उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने कर का बोझ डाल दिया कि अब जो है विद्रोह होने ही वाला था। तो इसी का फायदा उठा के जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किनकी सहायता की, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलके एक दूसरे की सहायता की और जो है उन्होंने नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हो गई, ठीक। चलिए, अब मौर्य जो डायनेस्टी हुई उससे पहले हम देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण रहे थे, ठीक है। तो पहला भौगोलिक कारण देख लेते हैं। भौगोलिक कारण क्या था कि मगध गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थापित था, ठीक है। गंगा घाटी जो है, ठीक, अभी भी जो बिहार आप देखेंगे, बिहार का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, बिहार का जो कुछ इस तरह का क्षेत्र है, ठीक। तो ये बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो इधर ऊपरी तरफ भी था मगध और नीचे के क्षेत्र में भी जो है मगध था। तो गंगा घाटी यानी तो उपजाऊ जमीन थी, ठीक है। ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच के मुख्य भूमि का मार्ग था, ठीक है। और ये क्षेत्र जो था वो उपजाऊ था। यहाँ की मिट्टी, यहाँ पर्याप्त बारिश होती थी, ठीक है। मगध 3 नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन, चंपा, और ये क्षेत्र जो है दुश्मनों से अभेद था, ठीक। राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों ही सामरिक स्थिति में थे, ठीक है। राजगीर जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र जो था वो नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए अभेद्य ही था उस समय, ठीक है। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण था कि मगध में जो है तांबे और लोहे का जो विशाल भंडार पाया गया था, ठीक है। उस समय अपने स्थान के कारण जो है यह आसानी से व्यापार को नियंत्रित कर सकता था। एक बड़ी आबादी जो है यहाँ रहती थी, क्योंकि कृषि और खनन और शहरों का निर्माण यहाँ होता था। तो उनको जो है बड़ी आबादी में से कुछ सेना में जो है रिक्रूट हो जाते थे उस समय, ठीक। और लोगों में जो है मतलब उस समय जो है समृद्धि थी, ठीक। गंगा पर अधिकार का अर्थ था कि आर्थिक आधिपत्य हो जाना, ठीक है। उस समय क्योंकि उपजाऊ जमीन थी तो आराम से वहाँ पे लोग भी बसे हुए थे और कर भी वहाँ से मिल रहे थे, ठीक है, उस समय के शासक को। और उपज भी हो रही थी, तो भुखमरी जैसी कोई बात थी नहीं उस समय, ठीक है। गंगा के उत्तर में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था गंगा का उत्तर, ठीक। बिंबिसार और अंग के विलय के साथ चंपा नदी मगध साम्राज्य में जोड़ा गया। चंपा जो है दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के रास्ते दक्षिण भारत के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब सांस्कृतिक कारण क्या थे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक कारक था कि मगध समाज जो था वो उसका चरित्र जो था अपरंपरागत था, ठीक है। यहाँ पे कोई एकदम परंपरा के तहत ही नहीं कोई भी बात होती थी, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ जो है चेंज हो जाती थी, कोई भी परंपरा नहीं होती थी, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग विचार प्रकट हुए, ठीक है। बौद्ध धर्म का उदय हुआ वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक। तो वहाँ पे तार्किक रूप से लोग सीख रहे थे और सोच रहे थे। इसमें आर्य और गैर आर्य दोनों का मिश्रण था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दर्शन का विचार भी यहीं पे था। एक क्रांति का नेतृत्व किया गया, ठीक है, उनके द्वारा। उन्होंने उदार परंपराओं को बढ़ावा दिया, ठीक है। एकदम कर्मकांड और इन सब चीज़ों पे नहीं चल रहे थे वो, ठीक है। समाज में ब्राह्मणों को इतना प्रभुत्व नहीं दिया गया। मगध के राजा जो है मूल रूप से निम्न थे, मतलब या तो निम्न जाति के थे या तो उन्होंने अलग धर्म जो है अपना लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों को नहीं अपनाया था, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या रहे वो देख लेते हैं, ठीक। चलिए, मगध जो है भाग्यशाली था, ठीक। उसके पास कई शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा थे, ठीक है। बड़े मजबूत राजा हुए वहाँ पे और उन्होंने जो है एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनके पास मजबूत और स्थायी सेना था, क्योंकि हर्यंका डायनेस्टी के टाइम से बिम्बिसार ने ही जो है स्थायी सेना रखना स्टार्ट कर दिया था। लोहे की उपलब्धता ने उन्हें जो है उन्नत हथियार विकसित करवाया था और जो है हथियार होने की वजह से वो और शक्तिशाली हो गए थे। उनकी सेना में हाथियों का उपयोग किया गया था, ठीक है, जो कि
और कहीं के राजा के पास नहीं था ये उपलब्धता। ठीक है, ठीक है। पहले राजा भी थे जिन्होंने हाथियों का उपयोग किया था, वहाँ के जो शासक हुए। प्रमुख राजाओं में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था जो है विकसित की गई थी उस समय। ठीक, चलिए, तो ये था डिस्कशन मगध साम्राज्य के बारे